अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड की जानिब से आज आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आया हूँ सीपीआई और सेंट्रल बैंक्स की टूल किट पे कि सेंट्रल बैंक किस तरह से काम कर रहे हैं और सीपीआई क्या है और इसको अंडरस्टैंड करके आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले सर आमिर रज़ा साहब के बारे में। प्रो ट्रेडर ब्रांड को सर आमिर रज़ा साहब ने 2018 में इस्टेब्लिश किया था और 2018 से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सर आमिर रज़ा साहब प्रो ट्रेडर ब्रांड को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सर आमिर रज़ा साहब का 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में और उन्होंने इनिशियल वीएसए की जो ट्रेनिंग्स ली थी वो सर साजिद गोरी साहब से ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक काम कर रहे हैं बेहतरीन। उसके बाद अबाउट मी, मेरा नाम मलिक मेहताब है जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक ग्राफिक डिज़ाइनर और फ्रीलांसर हूँ और इस सेक्टर में मेरा तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है और फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और इनिशियल ट्रेनिंग जो मैंने ली थी वो मैंने सर आमिर रज़ा साहब से ली थी और करंटली मैं सर आमिर रज़ा साहब के साथ एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर, आप लोग काइंडली जब वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे, अभी तो आप लाइव सेशन देख रहे हैं लेकिन जब आप वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो काइंडली आप लोग इस डिस्क्लेमर को कम्प्लीटली रीड कर लीजिएगा बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए। जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, ये प्रो ट्रेडर ब्रांड की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। इस कंटेंट में हम आपको किसी भी तरह की बाय या सेल या फिर सब्सक्राइब करने की ऑफर नहीं दे रहे। उसके अलावा प्रो ट्रेडर ब्रांड की टीम, इसमें मिस्टर कामरान मुनीर और मिस्टर मरगूब आलम दोनों एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हैं और प्रो ट्रेडर ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद सीपीआई कॉन्सेप्ट एंड टूल किट ऑफ सेंट्रल बैंक्स, इसके आज हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे मैं उसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ जिसमें हम व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फाइनेंशियल मार्केट, टाइप ऑफ पॉलिसीज सेंट्रल बैंक की और गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसीज होती हैं और व्हाट इज सीपीआई एंड अंडरस्टैंडिंग द सीपीआई कॉन्सेप्ट, टूल किट ऑफ सेंट्रल बैंक, हाउ टू रीड द न्यूज एंड अनप्लान्ड इवेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक का फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल है। सेंट्रल बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ऐसी एंटिटी है जो किसी भी मुल्क या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज की मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और सेंट्रल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी। वो किसी भी कंट्री की प्राइस को जिस भी कंट्री की वो अगर वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक है या फिर यूरोप का सेंट्रल बैंक है जिसमें तकरीबन 26 से 27 कंट्रीज आ जाती हैं जिसे जिसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज का सेंट्रल बैंक है तो वो उन सारी कंट्रीज की जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की या ओवरऑल प्राइस है उनकी करेंसी की, उसकी स्टेबिलिटी पे सेंट्रल बैंक काम करेगा। ना तो बहुत ज्यादा अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग होने देगा और ना ही अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा वीक होने देगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर रूल होता है या रोल होता है सेंट्रल बैंक का जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर बाकायदा ये लॉ मौजूद है कि सेंट्रल बैंक फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करेगा या फिर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज में एक अनदर मैन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे। सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का वो गवर्नमेंट मोस्टली इसमें एक्चुअली समटाइम्स कुछ कंट्रीज के अंदर जो अभी तरक्की पजीर हैं उनमें सेंट्रल बैंक एक गवर्नमेंट एंटिटी है यानी गवर्नमेंट का ही इदारा है, लेकिन मोस्टली कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट बैंक जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं होती और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं
इसके अलावा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स नहीं होते। कमर्शियल बैंक्स इनफैक्ट फॉलो कर रहे होते हैं सेंट्रल बैंक्स को। बेसिकली कमर्शियल बैंक ना तो नया पैसा छाप नहीं सकते और ना ही वो इंटरेस्ट रेट को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक्स फॉलो कर रहे होते हैं। जो भी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है, कमर्शियल बैंक्स उस पॉलिसी को बैक एंड में फॉलो कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो भी सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी में उनका जो मेन अनदर ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें उनकी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि ओवरऑल आपका मुल्क कितना ग्रो कर रहा है, और सेंट्रल बैंक उस पर भी बैक एंड में काम कर रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बात की कि सेंट्रल बैंक की सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे सेंट्रल बैंक का फोकस होता है, वो प्राइस स्टेबिलिटी पे होता है कि उनके मुल्क की करेंसी को ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने देता है और ना ही अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा वीक होने देता है। सो ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज में वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनका। और उसके अलावा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक इस पे भी फोकस रख के बैठा होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी इतनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी, जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी उतने ज्यादा बाकी बिजनेसेस ग्रो कर रहे होंगे। सो ओवरऑल ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी इनडायरेक्टली बैंक अचीव कर लेता है इस तरह से। सो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पे मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक फोकस कर रहा होता है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पे। उसके अलावा फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन कहाँ कहाँ से करनी है और स्पेंडिंग डिसीजंस उन्होंने कहाँ लेने हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे उनके प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के जिनकी वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये डिसीजंस ले रही है कि हम सी पैक की मद में ऐसा रोड का एक जाल बिछा दें जिससे तिजारत को काफी फरोग मिले। तो इस तरह के जो स्पेंडिंग डिसीजंस होते हैं, ये फिस्कल पॉलिसी पॉलिसी में आ रहे होते हैं, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी में। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज सीपीआई एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, सीपीआई कॉन्सेप्ट। सीपीआई बेसिकली एक बास्केट होता है जिसमें मुख्तलिफ चीजें आ रही होती हैं आपकी। फॉर एग्जांपल आपका फूड, एनर्जी, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन वगैरह। और सीपीआई को एक और तरह से भी प्रोनाउंस किया जाता है, CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बेसिकली इसमें आपको जो आपका सेंट्रल बैंक है वो मेजर कर रहा होता है कि ओवरऑल आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कितनी इंक्रीज हो गई है। इन्फ्लेशन का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो नॉर्मल डेज में या नॉर्मल लाइफ में आप लोग जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, वो सारी चीज़ें कितनी महंगी या सस्ती हो रही हैं। अगर सस्ती हो रही हैं तो उस प्रोसीजर को डिफ्लेशन कहा जाता है, और अगर महंगी हो रही हैं तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा मजीद सीपीआई को अंडरस्टैंड करते हैं कि सीपीआई में कौन कौन से टाइप ऑफ सीपीआई कौन कौन से हैं। दो तरह के सीपीआई के टाइप होते हैं, फर्स्ट हेडलाइन सीपीआई और सेकंड कोर सीपीआई। हेडलाइन सीपीआई में एनर्जी, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, एनर्जी है आपकी, एनर्जी सेक्टर, ये कंप्लीट सेक्टर आ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो बिजली प्रोवाइड कर रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी एरिया में। तो ये एक सेक्टर, मतलब एक कंपनी के नाम पे हम ये नहीं कह सकते कि
ये एनर्जी सेक्टर है। इसमें आपकी जो ऑयल एंड गैस की जो भी फील्ड्स हैं वो भी इसी में आ जाती हैं, और पेट्रोल पंप्स वगैरह ये सारी चीज़ें एनर्जी सेक्टर में आ जाती हैं। सो एनर्जी सेक्टर और फूड एंड बेवरेजेस, ये दो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जो हेडलाइन सीपीआई में काउंट हो रहे होते हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपने डेली लाइफ में हर दिन इनको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपका आ जाता है कोर सीपीआई। कोर सीपीआई में आपका हाउसिंग सेक्टर आ जाता है, क्लोथिंग सेक्टर आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आ जाता है, मेडिकल सेक्टर आ जाता है, और इंजॉयमेंट सेक्टर आ जाता है, और एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर आ जाता है, एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हाउसिंग सेक्टर में आप जो भी चीज़ें चीज़ें कह रहा हूँ, जो भी घर वगैरह रेंट पे लेते हैं या फिर आपका अपना घर है, तो उसका टैक्स वगैरह अगर पे कर रहे हैं तो वो आप डेली नहीं कर रहे। ये आपकी डेली की ज़रूरत मतलब है, लेकिन ज़रूरत है आपको इसकी, लेकिन आप डेली में इसकी पेमेंट्स नहीं कर रहे, क्योंकि सीपीआई में सेंट्रल बैंक ये जज कर रहा होता है या देख रहा होता है, मेजर कर रहा होता है कि ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। अगर आप हाउसिंग सेक्टर में देखें तो आप हर महीने के बाद रेंट पे कर रहे होते हैं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो। अगर आप क्लोथिंग सेक्टर की बात करें तो ये भी आप डेली बेसिस पे आप क्लोथ्स वगैरह परचेज नहीं कर रहे होते। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये इसमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो लोग ट्रांसपोर्टेशन को डेली यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बेशुमार लोग होते हैं एक एक कंट्री के अंदर, क्योंकि सेंट्रल बैंक किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, वो पूरे मुल्क की बात कर रहा है। तो पूरे मुल्क के अंदर बेशुमार लोग होते हैं हर दिन जो ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते डेली बेसिस पे, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो लोग यूज करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सेंट्रल बैंक देखे तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी हर दिन इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी कोर सीपीआई में काउंट करता है सेंट्रल बैंक। उसके बाद मेडिकल सेक्टर भी आपका आप हर दिन बीमार नहीं होते। उसके बाद इंजॉयमेंट, आप हर दिन इंजॉयमेंट के लिए नहीं जाते, आप घूमने फिरने हर दिन नहीं जा रहे होते, आप मंथली बेसिस या फिर वीकेंड्स पे जा रहे होते हैं, हर दिन नहीं जा रहे होते। उसके बाद एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आप इनकी फी भी जो है वो डेली यूज नहीं कर रहे होते, और अदर गुड्स एंड सर्विसेज वो भी सेंट्रल बैंक कोर सीपीआई में काउंट कर रहा होता है। अब होता क्या है बैकएंड में, मैं अगर फिर सेंड कर लूँ सर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। हेडलाइन सीपीआई की, हेडलाइन सीपीआई में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कोई फूड की आइटम लेगा, कोई भी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल मीट। सेंट्रल बैंक ने मीट को प्राइस पता की जनवरी में, और उसने सेंट्रल बैंक ने जनवरी में मीट की प्राइस पता की, उसे पता चला कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 150 रुपए पर केजी। और उसके बाद सेंट्रल बैंक फरवरी में गया, फरवरी में सेंट्रल बैंक को पता चला कि मीट की प्राइस 160 रुपए हो चुकी है, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, गुजारा करें अब। और उसके बाद सेंट्रल बैंक मार्च में अगेन गया, और सेंट्रल बैंक को पता चला कि अब जो मीट की प्राइस है वो 180 रुपए हो चुकी है। सो अब सेंट्रल बैंक ये मेजर करेगा प्राइसेस को कंपेयर करके कि जनवरी में और फरवरी में जो प्राइस में इंक्रीज हुआ, यानी सीपीआई इंक्रीज हुआ, और फरवरी और मार्च का प्राइसेस के आपस में मेजर करेगा और अंदाजा लगाएगा। अंदाजा क्या लगाना, यहाँ तो क्लियर है पिक्चर। सेंट्रल बैंक को पता चला, उसे इंफॉर्मेशन मिली इस डेटा से कि सीपीआई इंक्रीज हुआ है, यानी जो आप नॉर्मल डेज में जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रही हैं प्राइस में। अगर आप इंजॉयमेंट सेक्टर की बात करें तो आप डेली बेसिस पे, या सॉरी डेली बेसिस पे तो नहीं आप करते,
लेकिन आप वीकेंड्स पे जाते हैं कहीं घूमने फिरने, किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ टिकट्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो जब वो सारी चीज़ें महंगी होंगी तो वो सेंट्रल बैंक बैंक की बास्केट में आ जाएंगी और सेंट्रल बैंक उन्हें ओवरऑल सब चीज़ों को मिला के वो आपको मेजर करके बताएगा कि सीपीआई हमारा, या फिर अदर वर्ड्स में इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो ये सारी प्राइजेस की सारी जो भी आइटम्स हैं, फूड एंड बेवरेजेस, एनर्जी, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इन सभी की प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं, तो सेंट्रल बैंक कहेगा कि हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। और जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो इसमें मैं थोड़ी सी एडिशनल चीजें ऐड कर रहा हूँ। जब भी आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक जिनकी वजह से इनडायरेक्टली अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर रहा होगा। फर्स्ट, सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज होगी। अब वो कैसे होगी? सेंट्रल बैंक, आपको ना मैं एग्जांपल देता हूँ करंट स्ट्रक्चर की। करंट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आई थिंक मैं अगर नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो कामयाब जवान नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान में। और उस प्रोजेक्ट के तहत मैं एक्चुअली ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनकी बेस पे आगे जाके आप काम करेंगे, और वो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी फॉरेक्स मार्केट को। पाकिस्तान में कामयाब जवान के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और उस प्रोग्राम की मद में सेंट्रल बैंक ने कुछ चीजें आपको कुछ चीजें क्या 3 पैकेजेस अलाउ किए थे, जिसमें पैकेज 1 में वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए ले सकते हो, पैकेज 2 में वो आपको 50 लाख रुपए आई थिंक अलाउ कर रहे हैं, और पैकेज 3 में 1 करोड़ रुपया। और वो इन सारी चीजों के बैक एंड पे उनकी शराइत में ये चीज बाकायदा लिखी हुई है। मैंने एक्चुअली ये स्टडी किया था इसको खुद, तो अब मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे लाजमी स्टडी करें, जिसमें सेंट्रल बैंक की या फिर जितने भी कमर्शियल बैंक्स जो सेंट्रल बैंक को हेल्प आउट कर रहे हैं इस सारे प्रोग्राम के अंदर, उनकी मेजर शराइत में से एक शर्त ये है कि आपने बिजनेस करना है। आपने आपने ये जो पैसा लेना है ना हमसे, बैंक से, बतौर कर्जा, इस पैसे से आपने बिजनेस करना है, और हर महीने आप जो भी बिजनेस करेंगे उसकी रिपोर्ट बैंक को प्रोवाइड करनी है कि आपने इस महीने एक्चुअली बैंक खुद आके, बैंक के लोग खुद चेक करेंगे कि ये जो पैसे आपने लिए हैं इनसे आप वाकई बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये बाकायदा उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चीजें लिखी हुई हैं। अब क्या होगा? अब आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने या आप में से किसी ने भी सेंट्रल बैंक्स या सेंट्रल बैंक को फॉलो करते हुए आपने कर्जा लिया, इट कैन बी एनीथिंग, 1 करोड़ लगा लें, आपने 1 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, तो अब आप क्या करेंगे? उस पैसे के साथ अपना बिजनेस बनाएंगे, खड़ा करेंगे। जब भी आप अपने बिजनेस को सेटल करेंगे, तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले रेडी करना होगा। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करेंगे, तो आपने मुख्तलिफ इदारों से मटेरियल परचेज करना है, और वो मटेरियल जो है उस फॉर एग्जांपल ईंटों का एक ठेला है, वो आप वहां से ईंटें परचेज कर रहे हैं, आप मिस्त्री लगा रहे हैं, आप मजदूर को पेमेंट कर रहे हो, आप ये जितने भी इदारे जिन जिन चीजों से आप चीजें परचेज कर रहे हो उन लोगों से, वो सारे बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हो। वो उनको उनको उससे फायदा हो रहा है, ऑब्वियसली वो भी आप अपना मार्जिन रख के आपको चीजें सेल करते हैं। तो जब भी आप उनसे चीजें परचेज करोगे, तो इनडायरेक्टली आप उनको भी उनके बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हो। उसके बाद आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, आपको अपनी सर्विसेज या जो भी आप बिजनेस खड़ा करना चाह रहे थे उसके रिलेटेड आपको मुख्तलिफ चीजें चाहिए होंगी,
फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट बना रहे हो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, अब आपको टेबल्स वगैरह चाहिए, तो वो भी, उसकी भी एक इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री के लोग भी उससे फायदा उठाएंगे। और उसके बाद आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। जब आप एम्प्लॉयज रखोगे तो वो एम्प्लॉयज आप उन्हें सैलरी पे करोगे, वो सैलरी लेंगे, वो आगे जाके जो उनकी रोजमर्रा की उन लोगों की जो सैलरी पेशा लोग होंगे, जो उन लोगों की जरूरियात होंगी डेली की, वो आगे स्पेंड करेंगे, जिससे मजीद बिजनेसेस जो है वो ग्रो करेंगे। सो ये एक साइकिल होता है। ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चल रहा होता है। जैसे कि करंटली अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से ये साइकिल जो था वो उल्टा घूमना शुरू हो गया था। बिजनेसेस जो थे वो बैंकरप्ट हो रहे थे, और इस इस सारे चक्कर में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। तो जब भी इस तरह के मामलात होंगे तो सेंट्रल बैंक जो है वो एंट्री लेगा अपनी, और आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा। सो सीपीआई में इस तरह से ये काम कर रहा होता है सीपीआई। और एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल बैंक इस तरह से आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है बतौर कर्जे दे के, और उन उस कर्जे से आप जब बिजनेस करते हैं तो इससे आप एम्प्लॉयमेंट को मजीद बूस्ट करते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अब आपने जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बैंक का, वो है ग्रोथ। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई दफ्तर खोला या कुछ भी बिजनेस आप कर रहे हो, आप उसमें कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो आपने एक्सपोर्ट करना है, सेल आउट करना है, चाहे वो आप डोमेस्टिकली करें या फिर इंटरनेशनली करें। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो चाइना और पाकिस्तान में जो भी ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है, वो आपका फिर डिपेंड करेगा सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उनके साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान का, तो वो चीज़ हमारी फेवर में जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद इंक्रीज होंगी इससे। जो भी कर्जा जो दिया गया है इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो सेंट्रल बैंक का तीसरा ऑब्जेक्टिव भी इन्फ्लेशन इंक्रीज करके अचीव हो गया, जिससे उन्होंने ग्रोथ को भी बूस्ट कर दिया। और इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव भी है सेंट्रल बैंक का, जो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करके होता है। अ, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर एग्जांपल चाइना की एग्जांपल नहीं लेते, चाइना क्योंकि खुद एक प्रोडक्शन हब है, चाइना से लोग परचेज करते हैं, हमने क्या हमसे परचेज करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई की ले लेते हैं। दुबई ने कुछ दिफाई सामान परचेज करना है, पाकिस्तान का F-17 थंडर परचेज करना चाह रहे हैं वो। और वो परचेज करने के लिए दुबई को ये देखना होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन कितनी इंक्रीज है। अगर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, इट मींस कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी ऐसी सिचुएशन में। और एक सेकंड प्लीज। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि दुबई देखेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन कितनी इंक्रीज हुई हुई है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो इट मींस कि आपकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी, वीक होगी। तो जितनी करेंसी आपकी वीक होगी उसके मुकाबले दुबई की करेंसी स्ट्रोंग होगी। जब आप अगर फॉर एग्जांपल दुबई पाकिस्तान से 11 मिलियन डॉलर में कोई चीज परचेज करना चाह रहा है, या हम थोड़ी सी हल्की सी एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान से परचेज करना चाह रहा है जो 110 रुपए में पाकिस्तानी रुपीस में मिल रही है, और अगर वही प्रोडक्ट अगर वो किसी और कंट्री से परचेज करे तो वो उन्हें फॉर एग्जांपल चाइना से या इंडिया से परचेज करे तो वो उन्हें 190 रुपए में मिल रही है। तो उन्हें सस्ती प्रोडक्ट, चूंकि पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त वीक है, पाकिस्तानी करेंसी वीक होने की वजह से उन्हें वो प्रोडक्ट जो चाइना या इंडिया से अगर वो परचेज करें तो वो उन्हें 190 की पड़ रही है। और अगर वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे
तो वो 110 की मिलेगी उन्हें, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त इतनी वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बड़ी इंक्रीज हो जाएंगी, उनमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा। सो सेंट्रल बैंक इस चीज को भी सामने रखते हुए अपनी इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है ताकि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जाए। सो ये एक अनदर वे होता है जिसकी बेस पे सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली चीजों को मैनेज कर रहा होता है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंट्रल बैंक की टूल किट को समझते हैं कि सेंट्रल बैंक की टूल किट क्या है। सेंट्रल बैंक की टूल किट में, बाय द वे, टूल किट के बारे में तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फ्लेशन के एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो भी बता दूं कि जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, कंज्यूमर को बर्दाश्त करना पड़ता है कि उसकी जो रोजमर्रा की चीजें उन्हें खरीदनी पड़ती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। जब उनकी वो रोजमर्रा की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं तो उनकी जो करंट सैलरीज होती हैं उनके साथ वो चीजें बैलेंस नहीं हो पाती, इसलिए फिर उनको काफी तंगी का सामना करना पड़ता है, और ओवरऑल हालात जो है वो थोड़े से इससे खराब भी होते हैं। सो ये चीजें जो थोड़ी सी हैं जो नेगेटिव साइड है, खैर और भी हैं लेकिन वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसके अलावा हम सेंट्रल बैंक की टूल किट के बारे में समझते हैं कि सेंट्रल बैंक की टूल किट क्या है। सेंट्रल बैंक की टूल किट में अगर सेंट्रल बैंक चाह रहा है कि वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करे, तो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक सबसे पहले जो टूल यूज करेगा वो होगा इंटरेस्ट रेट कट। वो कभी भी डायरेक्टली क्वांटिटिव ईजिंग की तरफ नहीं जाएगा। क्वांटिटिव ईजिंग का मतलब है नया पैसा प्रिंट करके इजी लोन्स लोगों को प्रोवाइड करना, या इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट वेज के थ्रू मार्केट्स के अंदर इंजेक्ट करना वो पैसा। सबसे पहला जो टूल सेंट्रल बैंक यूज करेगा वो इंटरेस्ट रेट का टूल यूज करेगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए हैं और मैं वो 10 लाख रुपए सेंट्रल बैंक या सॉरी कमर्शियल बैंक्स या कैसे भी मैं बैंक्स के अंदर वो पैसा डंप कर दूंगा। जब वो मैं पैसा बैंक्स के अंदर डंप करूंगा तो बैंक्स जो हैं मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे उस 10 लाख रुपए पे। फॉर एग्जांपल मुझे बैंक कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें महीने का 3% या 4% दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जांपल आप मुझे 10 लाख दो, मैं आपको महीने का 3% दूंगा या 4% दूंगा। तो मैंने अपना पैसा बैंक को दिया, मैं महीने का 4% बैंक से इंटरेस्ट ले रहा हूँ, सूद ले रहा हूँ। सबसे पहले जब सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना होगा वो क्या करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को कट कर देंगे। वो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट को जीरो पे ले आएंगे या जीरो के नियर ले आएंगे, जिससे क्या होगा कि मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि मैं अपना पैसा, क्योंकि मैंने तो पैसा बैंक में रखा था, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, मुझे सूद मिल रहा था, मैं सूद की वजह से ये पैसा बैंक में रखा हुआ था, लेकिन अब मुझे सूद नहीं मिल रहा बैंक की जानिब से, तो मैं अपना पैसा जो है वो बैंक से निकाल लूंगा और बैंक को वो पैसा मुझे वापस करना होगा, जिसके बाद वो पैसा मार्केट में जाएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक इस टूल किट को यूज करता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक जो दूसरी टूल किट यूज करता है कि वो नया पैसा प्रिंट करके करते हैं, और प्रिंट करके, जैसे कि मैंने आपको अभी कामयाब जवान की एक एग्जांपल दी और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर आप फंडामेंटल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग इसे लाजमन रिसर्च कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी फंडामेंटल के साथ, स्पेशली सेंट्रल बैंक की टूल किट के साथ। अगर सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना है तो वो पैसा प्रिंट करेंगे और लोगों को आसान शराइत पे लोन्स प्रोवाइड करेंगे, और वो लोन्स उन पे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि सेंट्रल बैंक ने या पीछे से जो सेंट्रल बैंक की ऑर्डर्स हैं कमर्शियल बैंक्स को कि आपने ये इनकी मॉनिटरिंग भी करनी है
कि ये लोग वाकई ही बिजनेस कर रहे हो, और उसमें फिर पैसा इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक जो है वो मार्केट में इंजेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने अगर इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो सेंट्रल बैंक सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जिट करेगा, या फिर इसका एक और टर्म है क्वांटिटेटिव ईजिंग टेपरिंग। इसको क्यूई एग्जिट भी कहा जाता है और क्यूई टेपरिंग भी कहा जाता है, और क्वांटिटेटिव ईजिंग को इन शॉर्ट क्यूई भी कहा जाता है। अच्छा, तो सबसे पहला काम जो करेगा इन्फ्लेशन डिक्रीज करने के बाद सेंट्रल बैंक सबसे इंटरेस्ट रेट तो हाइक करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे पहले वो क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जिट करेगा, नया पैसा छापना बंद कर देगा, और नया पैसा छाप के मार्केट में जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक कहेगा कि जनाब मैं मजीद कामयाब जवान को इस प्रोजेक्ट को मजीद कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सो मैंने सबसे पहले करना है क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जिट, उसके बाद मैंने करना है इंटरेस्ट रेट हाइक। यानी कि मैंने जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट किया था, अब मैंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना है। अगर मेरा इंटरेस्ट 10 लाख रुपए पे 0% के नियर था, अब मैं उस इंटरेस्ट को 3 या 4% के अराउंड ले आऊंगा। लेकिन ये एकदम नहीं होता कि सेंट्रल बैंक के एक या 2 दिन में या 10 दिन में या एक महीने के अंदर डायरेक्टली 4% पे ले आए। ये प्रोसीजर सारा बहुत ज्यादा ग्रेजुअल होता है, स्लोली स्लोली चलता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक बैक एंड में सीपीआई को बड़ा डिटेल में जाके मेजर कर रहा होता है, और उसको सेंट्रल बैंक को जो फिगर्स मिल रहे होते हैं वो हर महीने के बाद मिल रहे होते हैं। वो एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, महीनों का प्रोसीजर है। सो ये सारा प्रोसीजर जो होता है इसको बड़ा टाइम लगता है। सो आप ये बात माइंड में रखिएगा कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है। अच्छा, तो हमने ये डिस्कस किया सेंट्रल बैंक की टूल किट। अभी इंशाल्लाह मैं एंड पे आपके क्वेश्चंस भी लूंगा इस पे, और इसके बाद हम अगला टॉपिक उस पे मूव करते हैं, हाउ टू रीड द न्यूज़ एंड अनप्लान्ड न्यूज़ इवेंट्स। मैं अभी आप लोगों को एक सेकंड में न्यूज़ इवेंट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपने प्री प्लान न्यूज़ या डेटा पॉइंट्स जो इकोनॉमिकल डेटा रिलीज किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज की जानिब से, अगर आप वो समझना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप जाके वो डेटा ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बेस्ट वेबसाइट जो है वो फॉरेक्स लाइव है, जिसमें आप न्यूज़ को डिटेल में जाके रीड कर सकते हैं। प्लस ऐसी न्यूज़ेस भी मार्केट में आ जाती हैं जैसे कि जो कि सेंटिमेंट को ट्रिगर करती हैं, जिसकी लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था। और वो सारी अनप्लान्ड न्यूज़ इवेंट्स जो हैं वो आपको फॉरेक्स लाइव पे बआसानी मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेंट्रल वेबसाइट का थोड़ा सा रिव्यू। आई होप सो कि आपको न्यू वेबसाइट नजर आ रही होगी। ये फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है। आप जब भी आएंगे तो आपने कैलेंडर पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ये जो मैं इंटरफेस ओपन रखा हुआ है ये प्रीवियस वीक का है। पिछले पूरे वीक का जो भी डेटा पॉइंट्स रिलीज हुए हैं ये वो डेटा पॉइंट्स हैं। इसमें आपने न्यूज़ को रीड कैसे करना है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। न्यूज़ को रीड करने से पहले मैं आपको, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर। इस फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट टाइप के एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स नजर आ रहे होंगे। इसमें एक सेकंड में इसे ब्लैक कर लूं। ओके, ये जो रेड कलर का आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है, इस इम्पैक्ट को कहते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज। यानी ये सबसे हाई इम्पैक्ट न्यूज होगा जिसका आपकी मार्केट पे अच्छा खासा असर होगा। मार्केट इस तरह के स्पाइक्स मारेगी, या जो एक बड़े बड़े स्पाइक्स मारती है ना मार्केट, कुछ वैसे स्पाइक्स मारेंगी। सो हाई इम्पैक्ट डेटा डिपेंड करता है डेटा पे कि किस तरह का डेटा आया है, इकोनॉमिकल डेटा। सो ये जो रेड कलर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये
फाइल में नजर भी आ रहा होगा। इस तरह का अगर रेड इम्पैक्ट का डेटा हो तो इसे कहते हैं हाई इम्पैक्ट का डेटा। उसके बाद आपका ऑरेंज कलर में डेटा आ रहा है, इसको कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट डेटा। और उसके बाद आपके पास येलो कलर में आ रहा है, इसको कहते हैं लो इम्पैक्ट डेटा, कि इस डेटा का मार्केट पे कुछ खास असर नहीं होगा। अगर ऑरेंज कलर में आ जाए तो इसका मीडियम टर्म इम्पैक्ट होगा, फिर लॉन्ग टर्म या बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है सिल्वर कलर में। इस टाइप का, इस कलर में जो फाइल टाइप आता है, इसको ये इसका मतलब है कि उस दिन किसी भी कंट्री के अंदर हॉलीडे है। ठीक है। उसके बाद इवेंट टाइप्स आ जाते हैं कि आपने किस तरह के इवेंट्स को देखना चाहते हैं अपने न्यूज़ में। यहाँ पे नीचे उसमें आपका ग्रोथ आ जाता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक्स, बॉन्ड्स, और ये हाउसिंग, कंज्यूमर सर्वेज, बिजनेस सर्वेज, स्पीचेस। और उसके अलावा आप कौन कौन सी करेंसी के अगेंस्ट ये न्यूज़ इवेंट्स देखना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं मैन्युअली। लेकिन आपने इसे बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है, ताकि आप किसी दूसरी करेंसी के अपडेट्स को मिस ना करो, या किसी और दूसरी कंट्री के डेटा पॉइंट्स को मिस ना करो। अब मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट को इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि ये वो वेबसाइट है जो आप डेली यूज करेंगे आने वाले वक्त में। ओके, सो सबसे पहले तो आपका ये सेक्शन आ जाता है। इस सेक्शन में आपको बताया जाता है कि ये कौन सी डेट को ये न्यूज इवेंट्स होने वाले हैं। ये प्री प्लान न्यूज इवेंट्स हैं जो कई साल से एक ही डेट पे रिलीज हो रहे हैं। बेसिकली एक हो सकता है कि बैकएंड में आपका एम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, तो पीछे जो इदारा है जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करता है, अगर वो यूएसए का है तो वो यूएसए का इदारा होगा। और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपने फलां डेट को डेटा रिलीज करना है, तो जब भी वो डेटा रिलीज करते हैं तो वो डेटा आपको यहाँ देखने को मिलता है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, यहाँ पे वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको डेट पता चलती है कि ये कौन सी डेट को कौन सा डेटा रिलीज होने वाला है। उसके बाद आपके पास ये सेक्शन आता है, इस सेक्शन में आपको बताया जाता है कि ये कौन से टाइम पे रिलीज होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, इस सेक्शन के अंदर आपको बताया जाता है कि ये कौन सी करेंसी पेयर का डेटा है या कौन सी कंट्री का डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में कि जो डेटा रिलीज हुआ है उसका पॉसिबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या ये डेटा जो रिलीज किया जा रहा है इसका ओवरऑल या प्रीवियस हिस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हो चुका है, या फंडामेंटली इसकी कितनी पावर है। वो आपको यहाँ पे एक यूं समझ लें कि आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है कि ये डेटा इतना खास नहीं है या खास है। ऑल्दो ये येलो कलर को भी आपने इग्नोर नहीं करना। अगर येलो कलर का डेटा किसी एक ही कंट्री के रिलेटेड काफी सारे में ज्यादा आ जाए, मिसाल के तौर पे यूरो का डेटा है तो यहाँ पे 4 से 5 न्यूज़ेस हो सिर्फ यूरो की, और सारे जो लो इम्पैक्ट डेटाज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएं, तो उसका मार्केट पे ओवरऑल अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। सो आपने इस येलो इम्पैक्ट यानी कि लो इम्पैक्ट न्यूज को भी इग्नोर नहीं करना, इसे अपने आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपको इवेंट टाइप बताया जाएगा कि ये कौन से इवेंट का डेटा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किए थे कि लीडिंग इंडिकेटर, उसके बाद जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ओवर मंथ, और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, सीएचएफ, यानी कि स्विट्जरलैंड के जो करेंसी रिजर्व्स हैं उनके उसके बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है डिफरेंट कंट्रीज की जानिब से। उसके बाद यहाँ पे अब आता है आपका मेन चीजें जिस पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक फाइल आइकन नजर आ रहा होगा, आप इस फाइल आइकन पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे बता देगा वाई ट्रेडर्स केयर। इसमें यहाँ पे आपको ये एक छोटी सी समरी बताएंगे, समरी में बताएंगे कि ट्रेडर्स के लिए ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है अगर तो वो क्यों है। ठीक है।
सो ये आप रीड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास बैक एंड में हिस्टोरिकल डेटा आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो आप इसका ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्राफ भी मिल जाएगा। सो हम इसे करते हैं फिलहाल इग्नोर, और हम चलते हैं, बंद हो जाओ यार। अच्छा, उसके बाद हम डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं। ये साइड जो डेटा आ रहा है ये सारा, इस डेटा पॉइंट्स को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल में समझाने की कोशिश की थी कि बैंक जाएगा जनवरी में बैंक ने जो भी डेटा कलेक्ट किया, ये वो डेटा है प्रीवियस मंथ का। अब फरवरी का रिजल्ट आना है, तो फरवरी का रिजल्ट आपका आएगा इस सेक्शन में कि फरवरी में सेंट्रल बैंक को ये डेटा मिला है, इकोनॉमिकल डेटा या सीपीआई का डेटा या ओवरऑल ये जो भी डेटा आपको मिल रहा है ओवरऑल, इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे करंट मंथ का या एक्चुअल डेटा या जो भी रिलीज हुआ है लेटेस्ट, ये वो डेटा है जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है। उसके बाद दरमियान में एक ये सेक्शन आ रहा है जिसको कहते हैं फोरकास्ट। अब ये फोरकास्ट कर कौन रहा है? ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स या इस तरह के लोग जो जिनका इस तरह की, फॉर एग्जांपल जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ओवर मंथ है। अब इसके रिलेटेड लोग जो होंगे, जो इस तरह के बिजनेस में खुद पर्सनली इन्वॉल्व होंगे या बहुत ज्यादा उनकी इस बिजनेस में एक्सपीरियंस उनका बहुत ज्यादा होगा, या इकोनॉमिस्ट हो गए डिफरेंट टाइप के, वो आपको इस तरह की प्रेडिक्शंस दे रहे होंगे कि हम इस डेटा को इतना आता हुआ देख रहे हैं। इवन कि आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके इस तरह की प्रेडिक्शंस दे रहे होंगे कि हम ये डेटा इतना आता हुआ देख रहे हैं। और या फिर इवन के बैंकर्स, वो इवन के सेंट्रल बैंक के बैंकर्स को छोड़ के बाकी बैंकर्स जो इंडिविजुअल लेवल पे फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनको अदर वर्ड्स में इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, तो वो भी इस तरह के प्रिडिक्शंस जारी कर रहे होते हैं। तो ये वो प्रिडिक्शंस होती हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके नियर अबव जो है वो डेटा आएगा। सो ये वो सेक्शन है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे आपके पास आप भूल जाते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि इनका क्या मतलब है। आप यहाँ लेजेंड टैब में आएंगे और आपको ये सारी डिफिनेशंस जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप जब न्यूज आने वाली होगी तो ये एक्चुअल पेंडिंग, इस पे आपके पास जब आएंगे तो वो आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ये फाइल फॉर्मेट्स हैं, उसमें ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैं बता ही देता हूँ आपको। हल्का सा ये आइकन नजर आ रहा है, ये इस डेटा के बिल्कुल पीछे, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा 52.4 आ रहा है। अब ये डेटा हो सकता है कि 52.1 आ गया हो या 52 पॉइंट्स पूरा आया हो, 4 पॉइंट्स मिसिंग हो इसमें। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि इससे पहले जब ये डेटा रिलीज किया गया तो ये डेटा 52 पॉइंट्स कंप्लीट हो, ऊपर वाले 4 पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड ना हो। तो लेकिन बाद में जब इनकी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद जो भी फर्म थी जिसने ये डेटा रिलीज किया या जो भी इदारा था जिसने ये डेटा रिलीज किया, उस इदारे ने इस डेटा को रिवाइज किया जब भी नेक्स्ट मंथ वो डेटा रिलीज हुआ या डेटा रिलीज होने के कुछ दिन बाद उस डेटा को रिवाइज किया कि नहीं यार, ये डेटा जो हमने रिलीज किया है ये एक्यूरेट नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स बाद में आई हैं जिनके मुताबिक ये डेटा हमारा पहले से ज्यादा बेहतर है। सो इस तरह के जब भी आपको देखने को मिलेगा रिवाइज्ड फ्रॉम, अब ये देखें ये 51.7 से रिवाइज हुआ है 52.4 पे गया है। सो जब भी इस तरह का आपके पास ऑप्शन आएगा तो आपने इसको भी इस तरह से रीड करना है। उसके बाद अब हम देखते हैं, इसमें ये रेड का मतलब मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। ये जो रेड कलर में आ रही है ना न्यूज, इसका मतलब है कि वर्स देन फोरकास्ट और रिवाइज्ड देन फोरकास्ट। ये जो भी ये रिवाइज्ड हुआ है डेटा,
उससे बुरा आया है, या ये इकोनॉमिस्ट की जो भी प्रिडिक्शन थी उससे बहुत बुरा आया है डेटा। सो इसको आप नेगेटिव न्यूज कंसीडर करोगे जो भी रेड कलर में होंगे। अगर वो डेटा ग्रीन कलर में आ रहा है, इट मींस कि जो भी न्यूज आई है वो फोरकास्ट से भी बेहतर है और ओवरऑल वो डेटा भी अच्छा रिलीज हुआ है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ये नहीं कि एवं ही जंप मार देना है। अगर आप देखें तो प्रीवियसली इसमें -5.1% था, 1%, 1.1% फोरकास्ट थी, लेकिन उससे बेहतर आया है। सो ये डेटा आपका बेहतर है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ना एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आप 6.9% यूएसए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब इकोनॉमिस्ट जो है उसने फोरकास्ट किया है कि मैं देख रहा हूँ कि 6.7% डेटा आ सकता है। ठीक है। अब आपका जो डेटा रिलीज हुआ है वो 6.8 हो गया है, उप्स, 8%। अब आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो प्रिडिक्शन थी उससे ये डेटा बेहतर आ गया है। सो यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो तो ओवरऑल जो इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.9 से 6.8 है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ओवरऑल। तो मार्केट भी इस इम्पैक्ट को इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं कराएगी जब तक ये डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आता। सो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। आई थिंक मेरी एग्जांपल थोड़ी सी उल्टी पड़ गई है, लेकिन आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जैसे कि यहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, बल्कि ये तो, हाँ ये सही रहेगा, आई थिंक इंक्रीज हुए हैं ना। एक सेकेंड, ये नेगेटिव क्यों दिखा रहा है मुझे समझ नहीं आई। हाँ, ओके 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 ओके, नेगेटिव ही दिखाना है, इसने सही दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ये वेबसाइट काम करती है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। और इस पे एंड पे हम देखते हैं अब फॉरेक्स लाइव को। जैसे कि फॉरेक्स लाइव पे अभी एक न्यूज़ आई है कि ब्रेग्जिट के रिलेटेड, जो कि आप अगर पर्सनली जाके रीड करेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे इसके रिलेटेड अपडेट मिलेंगी। तो आपको ये वेबसाइट जो है फॉरेक्स लाइव एक ही प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको हर तरह की न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी। और जो भी आपको सेंटिमेंट के रिलेटेड अपडेट्स हैं या डिफरेंट टाइप की फॉरेक्स के रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो आपको इस वेबसाइट पे टाइमली मिल जाएंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट को फॉलो करना है, बल्कि इवन कि आपने सिर्फ इसे ओपन करके छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। और इसमें सारी चीज़ें खुद ही अपडेट होके आपको न्यूज़, अभी कोई भी न्यूज़ आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऊपर आ जाएगी, ये प्रीवियस न्यूज़ जो है वो नीचे चली जाएगी। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, बस वेबसाइट खोल के बैठ के थोड़ा बहुत देखते रहना है कि क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो ये दो वेबसाइट्स थी जो आपने देखनी है इन फ्यूचर, ताकि आपको इसमें, आप लोग प्लीज क्वेश्चंस थोड़ा सा वेट करें, हम एंड पे लेते हैं। अच्छा, तो ये दो वेबसाइट्स थी कि आपने इनको मॉनिटर करना है। इसके अलावा मैं लास्ट पे आपको दो एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बताया भी था, हिंट भी दिया था इसके बारे में कि ये कैसे काम कर रही हैं। फंडामेंटल की आपको कुछ और सेंटीमेंट की कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे कि ये 9 मार्च है और 9 मार्च को ट्रम्प की ट्वीट आई थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में जो है वो फ्लू से इतने लोग हर साल मर जाते हैं, और आप लोग अभी हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 546 केसेस हैं कोविड-19 के, और सिर्फ 22 डेथ हुई हैं। सो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कोविड-19 की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और बैक एंड में अभी ये तस्वीर आ गई, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि ये प्राइसेस गोल्ड की ऐसे जा रही थी ऊपर कोविड की स्टार्टिंग में, जब उनको खतरा था कि
इनके मुल्क के अंदर कोविड हो जाएगा, कोविड इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, हमारे मुल्क में सिर्फ अभी 540 केसेस है, अभी सब कुछ स्टेबल है और हम कंट्रोल कर लेंगे। और उसके बाद मार्केट ने देखें कैसे रिएक्ट किया। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल थी मार्केट उस टाइम, सीधी मार्केट नीचे। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो मार्केट ने ये सारा ट्रेवल किया है, इस सारे ट्रेवल को तकरीबन 2 से ढाई माह, 3 माह, बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम लगा है। और ये 3 से 4 माह की अपडेट मूव थी मार्केट की। और इस 3-4 माह में सिर्फ ट्रम्प की इस ट्वीट के बाद मार्केट ऐसे गिरी जैसे क्रैश होती है। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे। 20 मार्च और अमेरिका के अंदर 546 केसेस से इंक्रीज होके तकरीबन 21,000 केसेस हो गए। इन्वेस्टर्स ने ट्रम्प की ट्वीट जब देखी तो मार्केट इस तरह से गिरी थी नीचे। और ये 20 मार्च का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये डेट है 20 मार्च की। और ये डेली का चार्ट है। और ये 20 मार्च को आप देख सकते हैं कि तकरीबन 21,000 केसेस हो गए थे। और अमेरिका के अंदर बहुत ही रैपिडली केसेस ऐसे जा रहे थे, स्काई रॉकेट स्पीड के साथ। और उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड ने एक खैर इसमें और भी डिफरेंट फंडामेंटल्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि सेंट्रल बैंक एक्टिव हो चुका था, उसने उनका एक स्टिमुलस पैकेज भी आया और डिफरेंट चीजें थी। सिर्फ एक चीज नहीं थी जिसकी वजह से प्राइस मूव हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब प्राइस गिरी तो जिस स्पीड से गिरी उसी स्पीड से रिकवर भी हुई, बल्कि उससे ज्यादा ऊपर गई मार्केट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की और उसके बाद अगेन अपने उस अप ट्रेंड को अकॉर्डिंगली फॉलो किया जब यूएसए के अंदर थर्ड वेव आई थी। और उसके बाद गोल्ड ने हाई मारा नया। सो इस तरह से ये न्यूज आपकी बैक एंड में वर्क कर रही होती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है कि सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया की या किसी जिस मुल्क की करेंसी को आप ट्रेड करना चाह रहे हो उनके अंदरूनी हालात कैसे हैं। अगर तो उनके अंदरूनी हालात सही हैं तो आप बआसानी उस करेंसी को स्ट्रॉन्ग होता देख सकते हो। लेकिन अगर उनके अंदरूनी हालात खराब हैं तो इसका मतलब है कि उनकी करेंसी यकीनन वीक हो सकती है। सो काइंडली आप लोग अब अपने क्वेश्चंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनपुट करें, तब तक मैं एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरा नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप करंट बैच में अपने सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड करना चाहते हैं, आई मीन सलाम रजा साहब के प्राइवेट स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ईमेल आपके पास मौजूद है, malik.mehtab@the-rate-of-progressglobal.com। आप मुझे यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का मसला हो आप मुझे ईमेल कर दें तो भी मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा टाइमली इंशाल्लाह। उसके बाद मेरा यहाँ पे फेसबुक आईडी आ रहा है जिसमें fb.com/malik-mehtab786। सो आप मुझे यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की बिजनेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप info@the-rate-of-protradersglobal.com यहाँ रब्ता कर सकते हैं। और एंड पे मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास की, जो कि 17 तारीख को होगी और रात 9 बजे क्लास होगी और टॉपिक होगा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मेथड। और इस टॉपिक पे आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह जल्दी। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो इनपुट स्टार्ट कर दें प्लीज। सुलेमान अकबर कह रहे हैं क्वांटिटिव ईजिंग की समझ नहीं आई। क्वांटिटिव ईजिंग सुलेमान सिंपल, सेंट्रल बैंक जब भी क्वांटिटिव ईजिंग करेंगे तो उनका मकसद होगा कि नया पैसा मार्केट में छाप के थ्रू डिफरेंट टूल्स, उसमें से आपका वो टूल भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा हो इजी लोन्स, इजी लोन्स के थ्रू आपको वो कर्जा प्रोवाइड करके मार्केट में
इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्वांटिटेटिव ईजिंग एग्जिट या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग टैपरिंग, ये दो टर्म्स है जो बैंक्स यूज करते हैं या बैंकर्स इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लफ्ज, जिसमें वो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने का इरादा रखता है और क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी नया पैसा छापने का जो उनका सिलसिला होता है उसको रोक देता है। सो ये होती है क्वांटिटेटिव ईजिंग। आप स्पीचेस जो होंगी सेंट्रल बैंक्स की जानिब से, अच्छा क्वेश्चन है आपका मोहम्मद सुलेमान अकबर। आप जो भी स्पीच होगी किसी भी सेंट्रल बैंक की जानिब से, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में न्यूज रिलीज प्रेस रिलीज सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां पे उनकी जो स्पीच है उसकी काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला भी, जिसमें आप पूछ रहे हैं कि एक करेंसी के एक ही टाइम में कुछ फोरकास्ट रेड और कुछ फोरकास्ट ग्रीन आते हैं, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अ, आप क्या करेंगे कि आप इम्पैक्ट को मेजर करेंगे। इम्पैक्ट को किस तरह से मेजर करेंगे कि आप इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर आपको रेड न्यूज़ नज़र आ रही है तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और उसके अगर अगेंस्ट देखें तो दूसरी लो इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही होगी, तो आप रेड इम्पैक्ट न्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, ना कि लो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ को। अगर वो पॉजिटिव आ जाती है लेकिन रेड इम्पैक्ट वाली जो न्यूज़ है वो नेगेटिव आती है, तो आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो रेड इम्पैक्ट के साथ होनी चाहिए, ना कि ग्रीन के साथ। मोहम्मद रहमान, पता कैसे चलेगा कि सेल कब लगाएं, कौन सी सेल लगाएं, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। ओके, आप कह रहे हैं कि दूसरे मैसेज में कि आप मार्क सेल की एंट्री कब लेनी है, आप ये पूछना चाह रहे हैं। आई थिंक आपको बताया जाएगा, आप परेशान ना हो, लेकिन ये अभी की बात नहीं है। सर, ट्रम्प की ट्वीट के बाद मार्केट क्रैश कैसे हुई? ट्रम्प की ट्वीट में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं थी, यही तो आपने अंडरस्टैंड करना है। एक सेकंड, मैं उस न्यूज़ पे दोबारा आ रहा हूँ। मार्केट कोविड 19 जो था वो तकरीबन यहाँ पे आपको नीचे डेट्स नज़र आ रही होंगी चार्ट पे। एक सेकंड, यहाँ पे नीचे आपको डेट्स नज़र आ रही हैं। ये तक अभी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है ऊपर, अदरवाइज मैं आपको बताता। दिसंबर के महीने में कोविड 19 चाइना के अंदर पता चला था कि चाइना के अंदर कोविड 19 आ चुका है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफरेबल है। और दिसंबर का ही वो महीना था जब अमेरिका ने ईरान के एक आई थिंक उनके जो दिफाई वजीर थे या क्या थे, मुझे उनका नाम भूल गया है, उनका कत्ल कर दिया था ड्रोन अटैक के थ्रू। तो कुछ उस वजह से गोल्ड उठा था, और इस एरिया के अराउंड जो ये यहाँ पे बैक पिक्चर ना होती तो मैं आपको बता देता। यहाँ पे वो उठा था, आया था ऊपर, और उसके बाद गोल्ड नीचे आ रहा था। लेकिन कोविड 19 के केसेस फरवरी के अंदर यूएसए के अंदर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आए थे, और जैसे ही वो यूएस के अंदर केसेस कोविड के आना शुरू हुए तो गोल्ड ने अगेन अपसाइड मूव करना शुरू कर दिया था। और जब ट्रम्प की ट्वीट आई, इस ट्वीट का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि वो लोगों को ये इंडिकेशन दे रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 70,000, ये एक्चुअली मैंने बैक टेस्ट किया था, इसको चेक किया था। अमेरिका वो एक कंट्री है जहां हर साल फ्लू से मिनिमम 12,000 लोग मर जाते हैं हर साल फ्लू फ्लू से।
और तकरीबन 62,000 तक अब तक पिछले 10 साल में मैक्सिमम लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर मर गए हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लू की बीमारी से। और तकरीबन 5 से 6 लाख मरीज जो हैं वो इनके हर साल अमेरिका के अंदर फ्लू के केसेस के होते हैं। सो ट्रम्प का यहाँ पे कहना ये था कि अभी हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ 546 कोविड-19 के केसेस हैं। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में इतने ज्यादा केसेस नहीं हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि आप फ्लू से इससे ज्यादा लोग हमारे मुल्क के अंदर मर जाते हैं। सो इस न्यूज को मार्केट ने पिक किया और गोल्ड और यूएसडी डॉलर, आपको यहाँ पे यूएसडी नजर आ रहा है ना, अ, इन दोनों का आपस में पेयर होता है। सो गोल्ड डाउन साइड पे मूव किया, और इस न्यूज के बाद यूएसडी स्ट्रांग हुआ, और यूएसडी स्ट्रांग होते ही गोल्ड को नीचे लेके चला गया। गोल्ड की प्राइसेस जो मार्कअप मार्कअप कह रहा हूं मैं, या एक अप ट्रेंड चल रहा था, उस अप ट्रेंड का खात्मा हो गया इस न्यूज की वजह से। अब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अगर यूएसए के अंदर कोविड-19 के केसेस इंक्रीज होंगे, सो इट मींस कि बिजनेसेस जो हैं वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा, लोगों को रोजमर्रा की जो उनकी लाइफ है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा पाकिस्तान के अंदर जब कोविड-19 के हालात थे स्टार्टिंग में, तो पाकिस्तान के अंदर शटडाउन्स लॉकडाउन्स लग गए थे, जिसकी वजह से लोग अपनी बिजनेसेस पे नहीं जा पा रहे थे, अपना जो रोजमर्रा का उनका काम है वो नहीं कर पा रहे थे। जब ये सारी सिचुएशन नहीं होगी तो बल्कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका बिजनेस कंप्लीटली ठप हो गया था इस लॉकडाउन की वजह से। और बिजनेस ठप होने का मतलब ये भी है कि फिर आउट ऑफ बिजनेस अगर कोई चला जाएगा, जिस बंदे ने 6 साल या 5 साल लगा के अपने बिजनेस को खड़ा किया है, और कुछ दिनों में या कुछ महीनों में उसका बिजनेस कंप्लीटली फ्लॉप हो जाए, तो इकोनॉमिकली ये बड़े लेवल पे जब आप देखेंगे, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो तब आपको इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। सो इन्वेस्टर्स को था कि ओवरऑल यूएसए की इकोनॉमी को एक बड़ा धचका लगेगा, जिससे अमेरिकन डॉलर वीक होगा ओवरऑल इकोनॉमिकली। तो इसलिए गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, एक अप ट्रेंड में थी। लेकिन जब ट्रम्प की ये ट्वीट आई, और उससे क्या हुआ कि प्राइसेस यूएसडी स्ट्रांग हुआ, और लोगों को अमेरिका पे कॉन्फिडेंस था कि ये लोग इनका जो कोविड-19 का मसला है वो अमेरिका के अंदर इतना नहीं होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसला वहीं पे हुआ। दाऊद, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोहम्मद आमिर। इनका कहना है कि जब भी सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको जनाब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगा। जब भी सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग करने का इरादा रखता है, या इंटरेस्ट रेट हाइक या कट करने का इरादा रखता है, तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उसका जिक्र करते हैं, वो बताते हैं। इवन कि वो अपनी स्पीचेस में बताते हैं कि हम क्या इरादा रखते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी बेस पे स्पेशली इंटरेस्ट रेट कट होता है या इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है, तो वो बकायदा आपकी न्यूज़ में आएगा। सो आप वहां पे उसे देखेंगे उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में, या फिर ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट आपको बताइए यहाँ पे। और इवन के इन्फ्लेशन का, सीपीआई का, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा इंडिकेशन, फॉरेक्स फैक्ट्री पे किसी भी कंट्री का। दाऊद हसन, आप ये भी कर लो तो ये बड़ी बात है। पहले आप इसको इम्प्लीमेंट तो करके दिखाओ, फिर मैं पूछूंगा आपसे।
ज़ीशान हैदर ये पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल ट्रेडिंग, फॉरेक्स फैक्ट्री या बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि आप सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पे जाना ज़रूरी है या फिर सिर्फ इन वेबसाइट से ही ये जो कंटेंट मिल रहा है वही काफ़ी है। सो आपने मैच देख लेना है अकॉर्डिंगली। अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक के रिलेटेड न्यूज़ है तो फिर आप उनके ऑफिशियल सोर्स से वो वेरीफाई करें न्यूज़, तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप मिसगाइड नहीं होंगे। अगर नॉर्मल न्यूज़ है तो आपको सिर्फ या इन्हीं वेबसाइट तक रहना है। एहतशाम, जी बिल्कुल, वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए थे यूएसडी पे। ये अमेरिका के अंदर जो मसला आया था उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट थे। शुहेब अहमद, आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे समझ आ जाएगी आपको। बाय द वे ये कंटेंट थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। रमशा खान, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डिपेंड करता है कि इनकी डील क्या होती है यूरोप और यूके पे। सो अभी हम वेट करेंगे। मोस्ट वेलकम, डोंट वरी। वालेकुम अस्सलाम जवाद इकबाल अवान, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं फेक न्यूज़ से कैसे बचें, कैसे वेरीफाई करें ऐसी न्यूज़ को। फॉरेक्स में आपको ज़्यादातर फेक न्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ता। आपको फेक न्यूज़ स्टॉक मार्केट वगैरह में आपको मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस को मार्कअप किया जाता है और वो कंटेंट उनको सेल करने के लिए फिर कोई बकरा चाहिए होता है और वो फेक न्यूज़ फैला के फिर वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और मार्केट से एग्जिट करते हैं। वो एक टेक्निक्स होती हैं फ्रॉम स्मार्ट मनी। लेकिन यहाँ पे एज अ फॉरेक्स ट्रेडर यहाँ पे आपको इतना फेक न्यूज़ नहीं मिलती, क्योंकि प्री प्लान्ड इवेंट्स होते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली आप बकरा ही तो हो, अगर आप उनके प्लान में फंस रहे हो तो। चलें जी, इंशाल्लाह आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से आप वेट करें, अभी सारा मिर्जा साहब की क्लास आने वाली है और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।